हेलो एवरीवन, साधना कैंपस के इस विशेष परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सत्र में हम लोग बीपीएससी की 69th एग्जाम जो है उसकी मुख्य परीक्षा में पॉलिटी विषय की परिचर्चा के विषय पे हम परिचर्चा करेंगे। किस प्रकार से इस विषय को तैयार किया जाना चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार के इसमें सवाल आते रहे हैं, उन विषयों पे भी हम देखेंगे। बीपीएससी का सिलेबस के बारे में क्या कहना है वो भी हम बात करेंगे। तो आइए हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, ठीक है, और उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सिलेबस में हमारे पास में ये पेपर 1 और पेपर 2 दो जो आपके पेपर हैं, उसमें दूसरे पेपर में पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इज द इंडियन पॉलिटी। और इस टॉपिक में आपको पता ही होगा कि 68 बीपीएससी से सिलेबस में थोड़ा सा पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है। तो हम न केवल नए ट्रेंड को ध्यान में रखेंगे बल्कि पुराने कैसे रहे उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि आप जो लगातार पुराने सत्रों में जिन्होंने एग्जाम दिए हैं अपनी तैयारी में थोड़ा सा जो बदलाव लाना है उस बारे में भी ध्यान दे पाए। क्योंकि अगर आप पुराने तरीके से ही अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ सफलता में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो देखते हैं कि ये जो टॉपिक है इसके बारे में कुछ डिटेल भी लिखा है। जैसे कि ये जो सारे टॉपिक हैं जनरल स्टडीज पेपर 1, उसके जो भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, करंट इवेंट्स, स्टैटिस्टिक्स, सर्टेन डिस्क्रिप्शंस हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड हियर। तो वो आप देख लेंगे। हमें ये चर्चा केवल पॉलिटी तक सीमित रखनी है, भारतीय राज्य व्यवस्था तक सीमित रखनी है। तो हम उन बिंदुओं पर बात नहीं करेंगे, केवल हम जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी वहीं पर बात करेंगे। तो देखिए सेकेंड पेपर में ये जो टॉपिक है सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है पॉलिटी के, ये सिलेबस का बीपीएससी का नोटिफिकेशन का कॉपी है। एग्जैक्टली सेम यू विल फाइंड एट द साइट ऑफ बीपीएससी। तो क्या कहता है कि क्या प्रश्न पूछेगा? इट सेज दैट द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। कोई विशेष एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ कहा है, जैसे कि पिछले पेज पे आप देख सकते हैं। इस सिलेबस का पैटर्न जो है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो बीपीएससी के बारे में, जो पॉलिटी के बारे में बीपीएससी का कहना है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे सवाल पूछेगा इंक्लूडिंग बिहार। तो अब हमें सभी को पता है कि इंडियन पॉलिटी इज अ फेडरल पॉलिटी। भारत एक संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दो स्तर पर प्रावधान होते हैं। तो अब अगर ये कह रहा है कि इंक्लूडिंग बिहार, तो बिहार की स्पेशल राज्य व्यवस्था कहां आएगी? तो हम कह सकते हैं कि भाग 6 जो संविधान का है, जो राज्यों से संबंधित है, वही आपके राज्य पे भी लागू होगा। कोई विशेष अलग से तैयारी करने की इसको आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा भाग 9 और 9 एंड 9A संविधान का जो है, जिसमें कि पंचायत राज व्यवस्था है, केवल 2 बिंदु ऐसे होंगे जिनमें कि आपको बिहार स्पेसिफिक देखने की जरूरत पड़ेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। बाकी सब आपका इंडियन पॉलिटी वाला ही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इंडियन पॉलिटी पे अगर आपका अच्छा कमांड है तो ये यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि पार्ट 6 में अगर ये कहता है कि बिहार के बारे में, बिहार के राज्यपाल के बारे में कुछ बात करेगा तो इंडिया के किसी भी राज्यपाल को बात लागू है। बिहार के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। तो हमने ये एक सिलेबस को देखा। अब मैं वापस आता हूं। हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे आपको विशेष फोकस करने की जरूरत है। और उसके बाद हम ट्रेंड भी देखेंगे कि पिछले जो एग्जाम्स हैं उनमें किस तरीके का ट्रेंड रहा है। तो थोड़ा सा हम बैक हो लेते हैं। सो जो हमारा ये पॉलिटी या जो राज व्यवस्था है, इसमें हमें जो टॉपिक तैयार करने चाहिए, अब चूंकि 38 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्जाम में, 68 एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए, भी हम पेपर देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर 300 नंबर का जो दूसरा पेपर है उसमें से 38 प्लस 38 प्लस 38 लगभग 114 नंबर का सवाल अगर पॉलिटी से आ रहा है तो पॉलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। अब आप देखिए कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आपको तैयार करने चाहिए। सिस्टमेटिक किसी भी जगह से आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहला प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल आपको तैयार करनी ही चाहिए। प्रीएम्बल में जितने शब्द आए हैं, चाहे आपका सेक्युलर वर्ड आया है,
ओके, चाहे आपका फेडरल वर्ड आया है, इनके जोड़ करके सवाल बने हैं। तो एक प्रेमबल को आपको तैयार करना है। दूसरे नंबर पर जो दूसरा टॉपिक है मेन, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ये एक दूसरा टॉपिक है जिसमें कि आपको आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इन तीन को विशेष तरीके से तैयार करना चाहिए। बार बार इन पे सवाल बनते हैं। जैसे आर्टिकल 14 में हमारे पास इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सॉरी आर्टिकल 14 में आपका जो टॉपिक है यस, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 21 में इस तरीके से जो राइट टू लाइफ वगैरह उसका एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता किस तरीके से है, आपको काम करने की आजादी है वो किस तरीके से है, पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण करने की आजादी किस तरीके से है। तो ये जो तीन टॉपिक है इनको विशेष तरीके से आपको तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। अनुच्छेद जो 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता है, चूंकि हमारा व्यवस्था एक सेक्युलर सिस्टम है, तो सेक्युलर किस तरीके से भारत का जो सेक्युलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता हिंदी में इसके लिए सही शब्द है, किस प्रकार से, तो यहाँ प्रेमबल में भी आपको इस विषय पर चर्चा देखने को मिलती है। तो उसको जोड़कर भी सवाल हमको मिलते हैं। तो ये टॉपिक तो बहुत कुछ यहाँ भी कवर हो जा रहा है। अलग से सवाल बने हैं कि भारत की जो पंथ निरपेक्षता पश्चिमी धर्म निरपेक्षता से किस तरीके से अलग है। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सही वर्ड यूज होता है वो होता है आपका धर्म निरपेक्षता, ओके। और यहाँ पर इंडिया में हम लोगों ने उसके लिए जो वर्ड यूज किया है सेक्युलरिज्म के लिए, उसको हमने पंथ निरपेक्षता वर्ड यूज किया है। तो ये दोनों यहाँ प्रीएम्बल में ही आपके तैयार हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट के बाद में जो अगला टॉपिक आपको तैयार करना चाहिए, इसमें आर्टिकल 32 हमेशा से एवरग्रीन है कि 32 या आर्टिकल 226 जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों में अंतर किस प्रकार से है, तो उपयोग के दौरान ये इसमें लागू करवाने वाली बात है, तो इसको आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहां पर है, इन आर्टिकल्स के अंदर कॉन्सेप्ट है, ये तो सीधी सीधी चीजें हैं। फिर इसके बाद में हम अगर जाते हैं आगे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, लगातार इस पे सवाल आए हैं। ठीक, और अलग अलग शब्द थोड़े बहुत उपयोग करता है, और कुल मिलाकर के उसमें जब सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी करने की बात लाएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने की जब वो बात लेके आएगा, तो कुल मिलाकर के DPSP या राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात आ जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक पे जब हम पहुंचेंगे, तो अगला टॉपिक हमारे पास में राष्ट्रपति। सारे टॉपिक आपको तैयार कर भी नहीं सकते, समय का भी अभाव होता है। प्रीलिम्स के टॉपिक अलग होते हैं, मेंस के टॉपिक अलग होते हैं। तो राष्ट्रपति क्या स्थिति है उसकी, उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां हैं उसकी 4-5 जो भी प्रकार हैं, उनको आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहिए। फिर इसी के बाद जब ये प्रेसिडेंट वाला जो एग्जीक्यूटिव का जो चैप्टर शुरू होता है संविधान में, कार्यपालिका, तो इसी में प्रधानमंत्री की स्थिति, क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो पद है वो उनमें किस प्रकार से पास्ट में लड़ाई झगड़ा हुआ है, शक्ति किसकी अधिक है, उसको लेकर संविधान संशोधन भी हुआ आर्टिकल 74 में, जो संशोधन वाली बातें हैं। तो राष्ट्रपति, उसकी शक्तियां, इसके अलावा प्रधानमंत्री और उसकी भारतीय राजनीति में स्थिति, खास तौर से जो कोalition पॉलिटिक्स है, गठबंधन की राजनीति का जो दौर है, उसमें प्रधानमंत्री की क्या स्थिति रही है। ठीक, या पास्ट फ्यूचर में मान लीजिए कि अगर कोalition पॉलिटिक्स फिर से अगर गठबंधन वाली राजनीति आती है, तो क्या प्रधानमंत्री की शक्ति कमजोर होगी या शक्ति बढ़ेगी, किस तरीके से इसको देखा जाता है। जैसे कि मोदी के समय में अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री एक राजनीतिक दल को या एक गठबंधन को ऐसा बहुमत प्राप्त है जो कि पहले नहीं रहा है, तो उस स्थिति में शक्ति बढ़ी रही है। तो किस प्रकार से बढ़ी है शक्ति, सवाल इस तरीके से बनते रहे हैं। तो राष्ट्रपति, इसके अलावा प्रधानमंत्री, फिर इसके बाद में संसद। तो संसद में इस बार के लिए डिलिमिटेशन, ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि परिसीमन पर सवाल पूछा जा सकता है। नया जो लोकसभा भवन बनाया गया है, फिर महिला आरक्षण भी लागू हो चुका है, नई
जो आपकी सेंसस होनी है, जनगणना होनी है, वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो परिसीमन एक प्रक्रिया होती है कि हर 10 साल में किया जाना चाहिए था, सीटों को बढ़ाया जाना चाहिए था, या फिर जो भी आपके सांसद हैं, एक सांसद बराबर अनुपात में जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, इसलिए जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको डिलिमिट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये 42वें संविधान संशोधन से फ्रीजिंग हुआ है 2026 तक। तो ये परिसीमन होगा भविष्य में, तो क्या होता है, कैसे होता है और इसके क्या समस्याएं होती हैं, क्या फायदे होते हैं, सब ये टॉपिक आपको तैयार करना चाहिए। इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर आप प्रधानमंत्री के बाद में जो आगे टॉपिक हम जाएंगे, राज्य। अब अगर मान लो कि हम अगर राज्य में यहीं पर तुलना करें तो राष्ट्रपति की जगह पे राज्यपाल, तो अगर कहा जाए कि बिहार में राज्यपाल की क्या भूमिका है, शक्ति क्या है और अन्य राज्यों से कैसे भिन्न है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी सब राज्यों में है वैसे यहां भी है। राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध किस प्रकार से होते हैं, राज्यपाल की पद की स्थिति क्या है, क्या वो केंद्र का एजेंट है या फिर उसके कोई संवैधानिक स्थिति है, किन चीजों को फॉलो करना चाहिए उसको, तो ये विवाद के बिंदु होते हैं। मुख्यमंत्री पे उतने महत्वपूर्ण सवाल नहीं बनते हैं स्टेट पीसीएस में, ये राज्यपाल वाले बिंदु पे काफी सवाल बनते हैं। पास्ट में जब आर्टिकल 356 वगैरह का दुरुपयोग करने की जब भी बात रही है तो राज्यपाल के माध्यम से ही ये दुरुपयोग हुआ है। तो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है एसआर बोम्मई वगैरह, उसके बाद से ये परिस्थिति नहीं बनती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसको लेके क्वेश्चन बनता रहा है कि राज्यपाल को क्या मुख्यमंत्री की बातें मानने के लिए बाध्य है। ठीक, अभी तमिलनाडु में पिछले वर्षों में ये सवाल उठा है, बिहार में भी, वेस्ट बंगाल में समस्या एक आध बार इश्यू उठा है कि क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के हिसाब से ही काम करना चाहिए। तो इस सवाल राज्यपाल को लेकर ही बनेगा, मुख्यमंत्री को लेकर वैसा नहीं बन सकता। तो ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मेंस के लिए कोई विशेष तरीके से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रधानमंत्री के बारे में चीजें पता है तो वही चीज यहाँ पर राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए भी लागू होती है। अब हम इसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक, इसी व्यवस्था में हमारे पास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाली प्रणाली भी आ जाती है। तो ये इतने मुद्दे हैं, इसको आप देखिए, फिर हम एक बार क्लीन करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे के जो हमारे पास कुछ विशेष चीजें, जैसे कि राज्य में बिहार अगर आप द्विसदनीय विधानमंडल है तो द्विसदनीय जो सेकंड जो है उसका क्या महत्व है। तो राज्य में विधान परिषद की भूमिका और इसी तरीके से केंद्र स्तर में राज्यसभा की भूमिका। ठीक, फर्स्ट वाले को लेकर के उतना ज्यादा सवाल नहीं बनते, इतने सेकंड को लेकर बनते हैं कि क्या ये राज्यसभा जो है, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, क्या ये सेकंड है या सेकेंडरी है, द्वितीय है या द्वितीयक है, तो इसकी भूमिका क्या है, क्या यूजलेस है। पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि इसमें तो इसका कोई महत्व नहीं है, बैकडोर एंट्री है सांसदों के लिए, जो चुनाव हार जाते हैं उन लोगों के लिए, तो उसको बंद खत्म कर देना चाहिए। तो क्या स्थिति ऐसी है, तो राज्य में जैसे आपके यहाँ बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है, नीचे आपका विधानसभा है, फिर विधान परिषद भी है, तो इसकी क्या भूमिका है, और केंद्र में ये इनको लेके सवाल बनता है। पिछले सालों में भी आया है राज्यसभा को लेकर के, अभी हम देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस में। इसके बाद अब अगर हम आगे बढ़े तो सवाल जो विशेष संस्थाएं हैं, जैसे कि संस्थाओं में अगर हम कहें चुनाव आयोग, या फिर अगर हम कहें यूपीएससी, ठीक, या फिर हम कहें कि जो आपके CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक, ये कुछ विशेष जो संस्थाएं होती हैं, इनका क्या योगदान है। या फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, इसको हिंदी में बोलेंगे वित्त आयोग। तो ये संस्थाएं किस तरीके से काम करती हैं, चुनाव आयोग में बार बार सवाल बना है, उंगली भी उठती रही है। इस बार जैसे कि चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया था, निर्णय के बाद में फिर संसद उसको लेकर के कानून बनाना चाहती है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं इनको लेकर सवाल बनना तय है, आया है। हालांकि अभी 68 वाले मीन्स में भी आया है सवाल, लेकिन फिर से रिपीट होने के चांसेस भी हैं। तो चुनाव आयोग
और ये आपका यूपीएससी या फिर बीपीएससी संस्थाएं जो कि भर्ती करवाती हैं, इनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं। किस प्रकार का पैटर्न होना चाहिए, किस प्रकार से एग्जाम में, प्रीलिम्स में, या जैसे यूपीएससी में सीसेट वगैरह है, तो क्या बिहार में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, विवादित मुद्दे जो हैं उनको लेकर ध्यान में रखिए। चुनाव आयोग के बाद में फिर आगे हम इमरजेंसी पे पहुंचे। इमरजेंसी में 3 प्रकार की इमरजेंसी है, तो 3 में से 2 ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो है राष्ट्रीय आपात, ये 352 में लगता है, और इसके अलावा एक जो राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, ये 356 में लगता है। ये दोनों को आपको अलग से तैयार करना चाहिए। 360 भी है, वित्त आयोग, वित्तीय आपातकाल भी है, हालांकि कभी लगा नहीं है, सवाल भी बहुत ज्यादा नहीं बनते, इन दोनों पर सवाल बनते हैं। तो ये मुख्य बिंदु है। संविधान संशोधन, ये एक प्रक्रिया है। इसमें एक को मैं विशेष तौर से कहूंगा कि 42nd और 44th, इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इसको आप अलग से तैयार कीजिए, तो आपकी एक तैयारी होलिस्टिक हो जाएगी। प्रक्रिया क्या है संविधान संशोधन की? क्या कुछ संविधान में संशोधन संसद कानून बनाकर कर सकती है? पहली चीज, क्या कुछ संशोधनों के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा 368 में, उसके बाद ही संविधान संशोधन हो पाएगा। कुछ संविधान संशोधन ऐसे होंगे कि जिनमें राष्ट्रपति के आदेश के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा था 370 वाला, राष्ट्रपति के आदेश मात्र से चीजें चेंज हो सकती थी। फिर एक मुद्दा और भी है कि केंद्र संसद में विधान दोनों मंडल हैं आपके, जो अपर और लोअर हाउस, उसके अलावा आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता है। तो ऐसे संविधान संशोधन के कितने प्रकार वगैरह हो सकते हैं, ये आपको तैयार करना चाहिए। तो ये हमारा मोटा मोटा एक पैटर्न है सिलेबस का। इसके अलावा कुछ 2-3 ये हो गए संविधान, ठीक, दिस इज व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच आर रिलेटेड विद द पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो जो राज्य व्यवस्था से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं है। राज्य व्यवस्था एक बड़ी चीज है, पॉलिटी एक बड़ी चीज है, और संविधान उसका एक छोटा सा भाग है। जो कानून वगैरह जितने हैं वो भी सब इसमें आ जाएंगे। हमारा पूरी जो राजनीतिक प्रक्रिया है उस पॉलिटी के अंदर चलती है राज्य व्यवस्था में, संविधान उसका एक छोटा सा अंग है। तो इसमें हमारे पास और भी मुद्दे आते हैं, जैसे कि जातिवाद। बिहार की राजनीति में जातिवाद की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, हर साल सवाल बनता है। तो आपको विशेषज्ञ हैं, एम.एन. श्रीनिवासन ने क्या कहा है, रजनी कोठारी ने क्या कहा है, ऐसे लेखकों की जो कुछ उनके फेमस कोट्स हैं, स्टेटमेंट है, उनको आपको याद करना चाहिए था कि जब ये सवाल आए तो उसमें आप उसको ऐड कर पाए। जातिवाद के अलावा क्षेत्रवाद, ठीक, ये कास्टिज्म, ये आपका रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देना, उसको बढ़ावा देना, ये क्षेत्रवाद कहलाता है। तो रीजनलिज्म, बिहार की पॉलिटिक्स में, यूपी की पॉलिटिक्स में रीजनलिज्म, अपने अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना। उस क्षेत्र के अंदर भी और छोटे क्षेत्र हैं, जैसे बिहार में अगर हम कहें तो सीमांचल, या आप कहें यूपी में पूर्वांचल, तो उसको बात हो सकती है। यहाँ पे सवाल बनते हैं इन दोनों मुद्दों पे। इसके अलावा एक है इशू संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, ठीक है, जो कास्ट, हमारे कास्ट पॉलिटिक्स या आपकी रीजनल पॉलिटिक्स के अलावा जो हिंदू मुस्लिम वाले जो सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं, जिनको हवा दी जाती है राजनीतिक दलों द्वारा, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, तो ये एक तीसरा मुद्दा भी है यहाँ पे जिसको, तो ये 3 मुद्दे आपको अलग से तैयार करने चाहिए, ठीक है। तो चुनाव सुधार, हालांकि हमने वहां पे वो तो कमीशन की बात की थी, ये इसके साथ में हम चुनाव सुधार एक अलग से और एक ऐड ऑन करते हैं पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। चुनाव सुधार में बार बार सवाल पूछा है इन्होंने, एक देश एक चुनाव, ठीक है, आपके बीपीएससी के प्री में भी सवाल आया है पिछले वर्षों में। तो ये जो चुनाव सुधार है, इसका क्या परिणाम होगा, कहां कहां संशोधन करने पड़ेंगे हमको संविधान में, कैसे लागू हो पाएगा। अभी 2024 में चुनाव भी आया, तो ये 4 मुद्दे मैं आपको विशेष रूप से हाईलाइट करके कहूंगा कि आप इनको तैयार कीजिए, और आपको मोटा मोटा लगभग सारे प्रश्न इतने सिलेबस में से मिल जाएंगे, ठीक है।
तो ये तो हमारा एक एनालिसिस है। अब हम जरा पिछले वर्षों के कुछ पेपर देख लेते हैं ताकि हम समझ पाएंगे कि क्या इसमें आपका लगभग सारी चीजें, ये जो चीजें हमने हाईलाइट की हैं, क्या इसमें एक आ रही हैं। तो ठीक है, देखते हैं। ये 68 बीपीएससी का हमारा मेंस का क्वेश्चन पेपर है। इसमें पैटर्न में चेंज आया है पिछले वर्षों की तुलना में। अगर हम कहें तो इसके पहले क्वेश्चन अभी देखेंगे आगे कि किस तरीके से आ रहे थे। इस बार इन्होंने पॉलिटी में 3 क्वेश्चन दिए हैं। पॉलिटी पार्ट में सेक्शन जो 1 है सेकंड पेपर का, उसमें 3 क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में कोई आपको चॉइस नहीं दी है, कोई भी आपके पास में ऑप्शन नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक, इस पैटर्न को ध्यान रखना है, यही आपका एग्जाम में आ रहा है आजकल। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है और ये टोटल 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें से ये जो पहले 3 है 8 8 8 और फिर लास्ट 2 है वो 7 7 मार्क्स के हैं। टोटल 38 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। तो आप देखिए कि ये क्वेश्चन आया है, एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता की आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कीजिए। तो हमने देखा है कि धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो यूरोप अमेरिका पश्चिमी जो सेक्युलरिज्म है वहां से किस प्रकार से भिन्न है। फ्रांस में आप किसी भी प्रकार के धार्मिक चिन्ह को या धार्मिक गतिविधि को ओपनली पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते। हमारे वही चीज बहुत पॉसिबल है। ठीक, वहां की सरकारी धर्म के मामले में कुछ भी नहीं कर सकती, हमारे बहुत कुछ करती है, हज सब्सिडी भी देती है, अमरनाथ यात्रा भी करवाती है। तो उसी आलोक में इसको आपको देखना है। फिर भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, रीजनलिज्म। ठीक है, जो अभी हमने टॉपिक आइडेंटिफाई किए थे, वहां देखिए जो सेकंड टॉपिक है रीजनलिज्म, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। रीजनल पॉलिटिक्स प्ले इट्स रोल इन इंडिया। सारे लोग अपने अपने क्षेत्र को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। ममता बनर्जी को उनके बंगाल के अलावा दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो सारे जो राजनीतिक दल हैं, एक तो हमारा राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता है और दूसरा हमारे क्षेत्रीय स्तर की आवश्यकता है। तो क्षेत्रीय दलों की जो राजनीति का दौर है वो गठबंधन की राजनीति का दौर रहा है 1989 ऑनवर्ड्स। 89 से लेके अगर हम कहें कि 2014 तक का जो दौर था, 2014 में फिर से एक बार एक दल को बहुमत मिल गया लोकसभा के स्तर पर। तो प्रधानमंत्री क्षेत्रीय दलों पर उतना ज्यादा उस तरीके से निर्भर नहीं रहा जैसा इसके पहले रहता था। तो क्षेत्रीय दल ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, प्रधानमंत्री को अपनी मांगों को, विशेष मांगों को मानने के लिए झुका लेते थे। तो वो चीज अब नहीं रही है। तो ये आपका क्षेत्रीय राजनीति की भूमिका किस तरीके की है देखेंगे। इसको क्षेत्रीय दल है, क्योंकि पहले लिमिटेड दल राजनीतिक दल थे। कांग्रेस के सारे छोटे मोटे जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस से निकले, उतनी पार्टियां ही नहीं थी, तो उतनी समस्याएं भी नहीं थी। जब सारे लोग अलग अलग हो गए कांग्रेस की समस्याओं को लेकर के, तो फिर वो अपने अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने लगे। ठीक है, अगला भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश। अभी मैंने आपको कहा था कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो उसके लिए इन्होंने कहा सकारात्मक निर्देश। ठीक, तो इंग्लिश में द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज टॉकिंग अबाउट पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भाग 4 है, राज्य के नीति तत्व, उनकी बात कर रहा है। तो ये सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहा है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। उसी को आपको कौन कौन से उसमें गांधीवाद से संबंधित सिद्धांत हैं, कौन से उसमें आपके समाजवाद से संबंधित सिद्धांत हैं, ठीक है, कौन सा आपके जो वेलफेयर नेशन वाले सिद्धांत है। तो ये इनको आपको एग्जाम्पल के साथ में, एग्जाम्पल जहां लिखा रहे वहां पे आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन 2 पार्ट में, 3 पार्ट में होता है, तो आपको उसी अनुरूप लिखना है। और एक और चीज है, शब्द सीमा का यहाँ ध्यान रखेंगे। शब्द सीमा हालांकि बीपीएससी ने कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन आप 3 घंटे का जो पेपर है उसमें मान के चलिए कि आपको लगभग 3500 शब्द लिखने हैं। तो 3500 शब्दों में आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि 150 वर्ड्स की रेंज में क्वेश्चन आपको लिखे जाने चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप लिखोगे तो आपके पास में समय का अभाव हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू। अब सुप्रीम कोर्ट की जो अलग अलग पावर है, सुप्रीम कोर्ट वाला जो टॉपिक हमने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखा था, वो उसको आपको जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ हो सकता है अलग अलग तरीके से। ठीक, 32 में कैसा है, फिर आपके 136, 137 जो अलग अलग आर्टिकल्स में है तो कैसे हो सकता है। फिर बिहार हैज विटनेस इंप्रूवमेंट इन इट्स पॉलिटिकल कल्चर इन लास्ट डिकेड। तो बिहार पिछले दशक में राजनीतिक संस्कृति में किस प्रकार का सुधार आया है, क्या चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, वोट परसेंटेज बढ़ा है, या जो जिस आधार इन आधारों पर चुनाव होते थे
कास्टिज्म वगैरह उसमें परिवर्तन आया है। सवाल है ये, तो सुधार देखा है, तो सुधार है या नहीं है, क्या है, राय रखना है। जो भी राय लिखे उसके पक्ष में अपने तर्क लिखिए, उदाहरण के साथ में उसको बात करना है आपको। तो ये पहला पेपर था, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद, सॉरी ये पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन सेकंड जो है 68 बीपीएससी की हम बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है पैरामाउंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज इंश्राइंड इन जोनल काउंसिल, ठीक। अब ये देखिए जोनल काउंसिल क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए संविधान में व्यवस्था है कि जो क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया जा सकता है, जहां पे मुख्यमंत्री आपस में मिलकर के समस्याओं को सुलझा सकते हैं। होता क्या है कि हमारे यहाँ पे केंद्र राज्यों के बीच विवाद होता है कोई, या दो राज्यों के बीच विवाद होता है, तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ये सीधे सीधे चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में केस कौन लड़ता है, वकील लड़ते हैं, और जज उसका कोई फैसला सुनाता है। अगर जो भी फैसला आया है वो अगर वहां राज्य के जो लोग हैं वो अगर उसको ना मान रहे हो, या वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अपना उसमें हित ना देख रही हो, तो आसानी से लागू नहीं हो सकते। अभी हाल फिलहाल में जैसे सतलज यमुना लिंक का जो करंट में जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है केंद्र सरकार को और पंजाब सरकार को कि हमारे आदेश को आप लागू करवाइए। वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आदेश हुआ है तो पंजाब सरकार ने, पंजाब की विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको नलीफाई करने के लिए विधानमंडल में अपना प्रस्ताव पारित करके उसको लटका दिया मैटर को। तो ऐसी भी चीजें होती है। अगर इसी मुद्दे को पंजाब और हरियाणा मिलकर सुलझाएं क्षेत्रीय परिषद में, ठीक, और साथ में हिमाचल को भी ले लें, चंडीगढ़ को भी ले लें, क्योंकि जो संयुक्त पंजाब जो भारत को मिला था उसमें यही सब शामिल थे, तो उस स्थिति में ज्यादा आसानी से फैसले लागू किए जा सकेंगे। तो कुल मिला के उस दृष्टिकोण में जब आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण करने की बात है तो हमको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है जहां पे समस्याओं का समाधान होता है कि राज्यों के बीच या केंद्र राज्यों के बीच, वो उतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है जितनी कि ये चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। लेकिन इनको लेके बहुत पॉजिटिव हमारे यहाँ के जो नेता हैं उनमें कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं रहा है। फिर इसी में इन्होंने ऑप्शन दिया था, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है, नीचे वाले में ऑप्शन है। तो ये कहता है कि कास्ट प्लेज अ रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। हमने कहा था कि कास्ट पॉलिटिक्स पर हमेशा सवाल आता रहा है, तो यहाँ भी आप देखिए देयर इज अ चेंज इन द फंक्शंस ओवर द डिकेड। परिवर्तन आया है। जिस रूप में पहले कास्ट को लिया जाता था 91 के बाद जो मंडल कमंडल की राजनीति जिस तरीके से शुरू हुई, उसमें अब धीरे धीरे थोड़ा सा परिवर्तन आया है, ठीक है। बिहार में तो अगर हम देखें अभी कास्ट सर्वे जो जनगणना जनसांख्यिकी के आंकड़े निकल के आए हैं, तो इसकी एनालिसिस होगी और चुनाव में किस तरीके से राजनीतिक दल इसको उपयोग करते हैं। तो ये मुद्दा कास्ट पॉलिटिक्स वाला फिलहाल बना है और आगे भी बना रहेगा। कुछ और भी स्टेट इसको लागू करवा सकते हैं, जैसे कि उड़ीसा स्टेट ने भी कह दिया है कि वो भी कास्ट सर्वे करवाएंगे कि किस कास्ट के लोग कितने हैं। तो ये मुद्दा बना रहेगा। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन, भारत चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशकों से चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जब कभी आलोचनात्मक बात आती है तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों को हमको देखना होगा उसके कि कब वो सफल रहा है। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और उसके अलावा दो और अन्य आयुक्त हैं। तो उन दोनों की, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की चुनाव जो शर्तों में, उनकी सर्विस कंडीशन में अंतर है, किस प्रकार से नकारात्मक रूप से भूमिका निभाता है। अभी नया जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो क्या कहता है, या फिर सरकार संसद में संशोधन लेके आ रही है वो क्या है। इन चीजों को अगर आप डालेंगे तो ये आलोचनात्मक आपका परीक्षण हो जाएगा। सेशन पूर्व और सेशन युग के पश्चात तो टीएन सेशन ने किस प्रकार से राजनीति को परिवर्तित किया, एक टफ लीडर के तौर पे इलेक्शन कमीशन में वो उन्होंने भूमिका निभाई है अपनी। तो उसके बाद के सभी लोग उसी तरीके से उनको इलेक्शन कमीशन को देखा जाता है कि उनको कैसे काम करना चाहिए। अगर वैसे काम नहीं कर रहे हैं उतने ही दृढ़ता से तो मीडिया है आलोचना करने के लिए। तो आप देखिए कि ये जो आपका पॉलिटी का पेपर है जो कि हमने अभी 68 वाला है, इस पे हमने परिचर्चा की कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके पहले वाला पेपर देख लेते हैं, 67 बीपीएससी देखिए। तो इसमें आप सवाल देखते हैं, सबसे पहला, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरन लेजिस्लेचर, एक संप्रभु विधानमंडल नहीं है, ठीक है। तो ये कथन पर टिप्पणी करना है, आप कह भी सकते हैं, है भी है, ठीक। तो है, बिल्कुल है, ठीक।
क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में पहली ही लाइंस में कहता है कि संप्रभुता है, ठीक है, 5 वर्ड यूज किए हैं, इंडिया इज ए सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वगैरह वगैरह। तो ये आपका सोवरेन है। और जब संसद को जब कानून बनाने की शक्ति की जब बात होती है तो वहां पे भी आर्टिकल 248 में जो रेसिड्यूरी पावर है वो सब की सब संसद में ही समाहित हैं। पूरा का पूरा 7वीं अनुसूची में सारे महत्वपूर्ण संसद विषय संसद के पास हैं। उसके अलावा रेसिड्यूरी पावर जो है वो संसद के पास है। तो अब ये ऐसा क्यों कह रहा है कि यहाँ पर इट्स नॉट ए सोवरेन लेजिस्लेचर? ये खास तौर से कह रहा है केशवानंद भारती केस के आलोक में। केशवानंद भारती केस में जिस तरीके से लिमिट लगा दी गई है कि जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उस पर संसद भी संशोधन नहीं कर सकती है, तो उस आलोक में ये बात कर रहा है। ज्यादातर संविधान में संशोधन हो सकता है, तो वो एक चीज है जो कि इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाती है। तो इस पे बात आपको करना है। फिर ये आपका सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया, ठीक, ये एक क्वेश्चन है। फिर आगे आइए, अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स, अभी हमने देखा कि रीजनलिज्म, ठीक। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उसमें जो 3-4 मुद्दे आते हैं उनमें एक है अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और एक है उनका जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाले जो पावर की हम बात करेंगे तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी पे एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 67 बीपीएससी में थे। इसमें आप देखिए कि जो इसके अभी 68 आप जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है। हमारे पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ गए हैं और हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ गए हैं, जो कि पहले किसी भी 67 या इसके पहले इस प्रकार से नहीं था, सारा लॉन्ग वाला ही था। और सारे के सारे 38 मार्क्स के हैं। चॉइस भी है, जैसे कि अभी इसकी 68 में अगर हम देखें तो ये आपके यहाँ पे ये जो ए और बी है इसमें यहाँ पे चॉइस है, और ये यहाँ पे ठीक है, इसमें एक जगह पे चॉइस है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिख के देखेंगे नहीं, समय सीमा में नहीं लिख के देखेंगे आप, तो बहुत सारा पेपर आपका छूट सकता है, क्योंकि अब जो है लेंथ बढ़ गया है। तो इसी के साथ हम अपनी परिचर्चा समाप्त करेंगे। जो पैटर्न आपको बताया है उसको आप फॉलो कीजिए। साथ ही संस्था में टेस्ट सीरीज भी होगी जिसमें अलग अलग टॉपिक पे भी आपके टेस्ट होंगे और पूरा होलिस्टिक सिलेबस पे भी होगा। तो टेस्ट सीरीज में आपको जरूर अपीयर होना चाहिए, उससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।